दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। ये जो वीडियो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या होती है। इकोनॉमी अगर आप पढ़ रहे हो, अर्थव्यवस्था, तो ये तो आना ही चाहिए। बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और इसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा आपको 1-2 मिनट का, उसके बाद मैं इनको डिस्कस करता हूँ। डिप्रेशन, रिकवरी, बूम या रिसेशन, ये 4 मेजर स्टेज होती हैं बिजनेस साइकिल में। कुछ एक्स्ट्रा सब स्टेजेस भी हो सकती हैं, सेकेंडरी स्टेजेस भी हो सकती हैं, स्लो डाउन वगैरह या स्टैग्नेशन, वो भी देखेंगे। अभी बात ये करते हैं, ये सब जानते हैं आजकल के जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट, ठीक है, समृद्धि और विकास में रिलेशन है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। जो पढ़ोगे इकोनॉमी तो ये चीज़ जान भी जाओगे कि हाँ भाई इन दोनों में रिलेशन है। अब जैसे जब विकास करना है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों ग्रोथ। ये सीधे सीधे याद रखिए, ग्रोथ किसके लिए ज़रूरी है? डेवलपमेंट के लिए। और ग्रोथ जो होगी, ग्रोथ के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेजर देख लें कि उससे कैसे पता चढ़ेगा या किस तरह से, तो वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। और नेशनल इनकम बढ़ने के लिए आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए। जो जीएनपी जो होती है, जीएनपी, जीडीपी, सब सारे प्रोडक्शन से तो रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन देश में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ने से ग्रोथ बढ़ेगी और ग्रोथ से डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये तो आ गया समझ में कि प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी क्यों है, गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़ता रहे। भाई प्रोडक्शन बढ़ने से ही तो नेशनल इनकम बढ़ेगी और उसी से सारा कुछ चलना है। नेशनल इनकम बढ़ने से लोगों की इनकम भी बढ़ती है। अब बात आते हैं, इसको हम अपने टॉपिक से जोड़ते हैं, बिजनेस साइकिल से ये कैसे जोड़ा जाएगा। शुरू करते हैं डिप्रेशन से। तो जो डिप्रेशन है, इसमें आप फिलहाल इतना समझिए कि ये एक जो बिजनेस है, प्रोडक्शन का जो लेवल है, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आ जाता है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन होती है और बहुत बुरी सिचुएशन होती है, वही हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो डिप्रेशन जो है, ये आप मान के चलिए कि जो सबसे खराब जो स्टेज है वो डिप्रेशन है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, कारण इसके क्या होंगे वो यहाँ पर पता चलेंगे आपके। कुछ इसकी विशेषताएं या करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जो एग्रीगेट जो डिमांड होती है, ठीक है, जो डिमांड है इकोनॉमी में, डिमांड क्या होती है? मांग क्या होती है? जब हमें किसी चीज़, मान लीजिए कि मेरा इसको खरीदने की ज़रूरत भी है मुझे, और इसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी हैं, मैं इसको खरीदने में सक्षम हूँ, तो इसको कहेंगे डिमांड। मैं चाहता हूँ भी हूँ इसको खरीदना और मेरे पास पैसे भी हैं, इसको कहते हैं डिमांड। तो जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, वो कैसी हो रखी होती है? बहुत कम। कारण हम अभी आगे देखते हैं कि किन कारणों की वजह से एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो रखी है इकोनॉमी में। अब एग्रीगेट डिमांड कम है, दूसरी चीज़ जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन या हिंदी में जिसको कहते हैं मुद्रास्फीति, सरल शब्दों में हम लोग जिसको महंगाई के नाम से जानते हैं, इन्फ्लेशन जो है दोस्तों, ये भी कैसी हो रखी है? कम हो रखी है, महंगाई भी कम है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप एक चीज़ समझिए कि जब डिमांड कम है, मतलब खरीदने वाले लोग कम हैं, तो जो प्रोडक्शन कर रहे होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनियां होती हैं। जब लोग खरीदने वाले कम हैं तो वो प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? कम करेंगे, तो प्रोडक्शन का लेवल कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो चीज़ें महंगी बिकती हैं, तो इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम है, इनका जो प्रॉफिट है वो भी कम होता चला जा रहा है, तो प्रोडक्शन लेवल कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। बल्कि हमको देखना था कि प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, जब भी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी उससे ही डेवलपमेंट होगा, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्शन लेवल बहुत कम है। एक इसका और बहुत बुरा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बुरा एक इफेक्ट क्या होता है कि जब प्रोडक्शन कम होगा, जब मान लीजिए कि कोई कंपनी कोई 100 आइटम्स बना रही थी, अभी उसने डिसाइड किया कि यार 100 की जगह हम 50 बनाएंगे, तो उसमें जो कंपनी में काम कर रहे हैं जो लोग बनाने वाले, वो भी तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इसीलिए जो कंपनीज़ क्या करती हैं भाई, उनको अपने आप को किसी न किसी तरह से सस्टेन करना है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो वो सस्टेन होता रहे।
तो इसके लिए वो क्या करेंगी, कट कर देंगी। कट किस में कर देंगी, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वो कट कर देंगी, नौकरी कम हो जाएंगी। ये जो स्थिति है इसको कहते हैं डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन वाली स्थिति है सिर्फ एक बार वर्ल्ड में अभी तक देखी गई है 1929 में, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोला गया था, ग्रेट डिप्रेशन बोला गया था, जिसको ये सिर्फ एक बार अभी तक देखने को मिली है। और इसकी एक दो खासियत देखिए कि जो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से मान के चलिए कि ख़त्म हो जाता है, एक तरह से गवर्नमेंट के हाथ से बाहर निकल जाती है बात। ये भी किसी की खासियत है डिप्रेशन की। अच्छा, जो मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया कि भाई प्रोडक्शन ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, उससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो फाइनली बात ग्रोथ पर आके रुक जाती है, प्रोडक्शन पर रुक जाती है कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए वस्तुओं और सेवाओं का। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होगा यहाँ पर, जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो यही होता है कि किसी न किसी तरह से ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट का हमेशा यही ध्यान रहता है कि प्रोडक्शन बढ़ता रहे और डिमांड भी क्रिएट होती रहे मार्केट में। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो गई, गवर्नमेंट के हाथ से बाहर हो जाती है, इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति ये होती है। जो भी इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो या अदर जो पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसीज़, वो काम नहीं करती, इफेक्टिव नहीं रहती। इस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों डिप्रेशन। आगे देखते हैं। अब जब डिप्रेशन की स्थिति होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब उसको पता लग जाएगा कि यार इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। तो दो मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम, अब हम रिकवरी की स्टेज में जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी की स्टेज में आने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी वो देखते हैं। गवर्नमेंट जो स्टेप लेगी उसको एक तो डिमांड बढ़ानी है, ठीक है, लोगों के पास पैसा पहुँचे, और एक प्रोडक्शन बढ़ाना है। जब डिमांड और प्रोडक्शन दोनों किसी भी वजह से बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इकोनॉमी दोबारा से पटरी पे आ जाएगी, लाइन पे आ जाएगी, ग्रो करने लग जाएगी। तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में टैक्स कट वगैरह कर देते हैं, तरह तरह से किसी न किसी तरह से। आप ये मान के चलिए चाहे मनरेगा हो या इस टाइप की कोई और योजना हो, कुछ भी हो जिससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए। जब इनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो उससे डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। एक तो ऐसे ये काम करते हैं, तरह तरह के डाइवर्सिफाइड डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन को कम ध्यान दीजिए, फिलहाल आप ये स्टेजेस को समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। दूसरा जो काम होता है वो प्रोडक्शन को बढ़ाने का होता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो कंपनीज़ को तरह तरह के इंसेंटिव दिए जाएंगे। किसी तरह से जब डिमांड क्रिएट होगी तो ये भी इनको मोटिवेशन मिलेगा प्रोड्यूस करने के लिए। एक और इफेक्ट क्या होगा इससे थोड़ा सा, कि हल्की सी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। जब डिमांड क्रिएट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा खरीदने के लिए, परचेसिंग पावर क्रिएट होगी, तो क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन हमेशा क्या करती है कि जो बोरोइंग्स है, जो बोरोइंग्स होती हैं, मतलब जो उधार लेते हैं हम, चाहे बैंक से लें या कहीं से भी लें, उनको क्या बना देती है, सस्ता बना देती है। इतना याद रखो आप। इसके अगर डिटेल जाननी है आपको तो मैंने वीडियोस इस पे बना रखी हैं कि कैसे इन्फ्लेशन के समय में जो उधार लेते हैं हम उसका फ़ायदा होता है। जैसे इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो हम बैंक से पैसा उधार लेंगे तो उसका हमें फ़ायदा होता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए। डिटेल आपको जाननी है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो उस पर। अब मतलब उधार लेना बैंक से या कहीं से भी फ़ायदेमंद होगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, उधार लेंगी और फिर क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी। इन्वेस्ट करेंगी मतलब नया पैसा जब इन्वेस्ट होगा, नई कंपनियां खुलेंगी, तो जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल ये प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह के बहुत सारे डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, और उससे फाइनली होता क्या है कि जो ग्रोथ भी बढ़ जाती, वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, डिमांड, दोनों चीज़ बढ़ जाती हैं, तो इकोनॉमी दोबारा से ग्रोथ करने लग जाती है। इस फेज को जब इकोनॉमी डिप्रेशन से एक ग्रो करने की स्टेज तक पहुंचती है, इस स्टेज को बोलते हैं रिकवरी स्टेज। रिकवर कर गई इकोनॉमी। अब आते हैं तीसरी स्टेज पर, जिसको कहते हैं बूम की, इकोनॉमिक बूम की स्टेज बोली जाती है, इकोनॉमी हीटअप की स्टेज भी बोली जाती है ये। अब आप एक बात बताइए
अच्छा, पहले तो आप ये याद रखें, क्योंकि मैं इस बूम के बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलूँगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो बुरी चीज़ है। देखो, इकोनॉमिक बूम जो है इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन इसके कुछ थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं इसके, वो देखने हैं। बूम में क्या होता है, गवर्नमेंट ने पहले से ही बहुत सारी ऐसी पॉलिसी चला रखी थी जिससे कि लोगों के पास पैसा आए, पैसा आएगा तो जो डिमांड क्या होगी वो बढ़ जाएगी, डिमांड पहले से ही बढ़ी हुई है। और जो प्रोडक्शन था वो भी हालांकि बढ़ रहा है प्रोडक्शन, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता चला जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा कि जो डिमांड और सप्लाई, भाई देखो डिमांड एक साथ बढ़ सकती है, जल्दी भी बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन सप्लाई साइड, सप्लाई जो प्रोडक्शन है उसको एक साथ बहुत जल्दी नहीं बढ़ाया जा सकता। सप्लाई क्या है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन उतना इसके बराबर रेट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या होगा, एक गैप आ जाता है। गैप किस में आ जाएगा, डिमांड और सप्लाई में। सप्लाई कम रहेगी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सप्लाई कम है, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। 8% 10% तक इन्फ्लेशन आराम से चला जाएगा। इन्फ्लेशन कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसी जो स्थिति है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक बूम। अब इसमें एक चीज़ देखिए, शुरुआत में क्या होगा भाई, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जो कंपनियां हैं उनको भी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होंगी, है ना, और डिमांड तो पहले से ही है, उनको जब प्रॉफिट होगा तो प्रोडक्शन वो ज़्यादा बढ़ाती जाएंगी, कोशिश यही करेंगी बढ़ता जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट जो कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव कैसे है ये आप समझो। इसको बोलते हैं इकोनॉमी का हीटअप होना, हीटअप। और हीटअप जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। वो नेगेटिव इफेक्ट कैसा होगा, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो ज़रूरी वस्तुएं हैं लोगों के पास, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, तो आम जनता को उनको ख़रीदना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। और जो सेविंग्स हैं, उनकी जो बचत है, बचत भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि जितना पैसा है वो चीज़ महंगी होने की वजह से खरीदने में चला जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं लोग, जब ज़्यादा महंगी चीज़ें हो जाती हैं तो वो खरीदना कम कर देंगे। जब कोई चीज़ ज़्यादा महंगी मिलेगी तो मैं क्यों खरीदूंगा। अब जब बड़े स्तर पर ये लोग चीज़ों को खरीदना कम कर देंगे तो उससे सीधा सीधा लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जो डिमांड है, डिमांड कम हो जाएगी। ये डिमांड किस वजह से हुई, इकोनॉमी हीटअप की वजह से। हीटअप में मेन प्रॉब्लम क्या थी कि डिमांड सप्लाई का एक गैप था, उसकी वजह से, ठीक है। डिमांड कम हो गई, और जब डिमांड कम होगी तो आप खुद सोचिए, जब डिमांड कम होती जा रही है, मार्केट में खरीदने वाले कम हैं, तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वो प्रोडक्शन को कम कर देंगे। और जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगा, नौकरियां जाएंगी, ठीक है। ये साइड इफेक्ट है किसके, नेगेटिव पॉइंट है ये बूम का, ठीक है, इकोनॉमी हीटअप का। अच्छा दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ। ऐसी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। इकोनॉमी पर पहले ही बहुत सारी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो, अच्छी वीडियोस है, बहुत अच्छा उसमें समझाया गया है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया कि डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। ये सारे किसके नेगेटिव इफेक्ट है, बूम जो स्टेज है थर्ड वाली, इसके। तो इसी थर्ड स्टेज से हम कहाँ पर पहुँच गए, इसी थर्ड से पहुँच गए हम रिसेशन की स्टेज में। रिसेशन की जो स्टेज है, अब आपको तीन चीज़ समझनी है। एक रिसेशन समझना है, एक डिप्रेशन, इनमें डिफरेंस समझना, और एक स्लो डाउन, ठीक है। ये रिसेशन में आप पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स दे दी है। इसमें होता क्या है कि जो डिमांड है वो कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरियां कम हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ये इसकी खासियत है। लेकिन अगर आप देखो इसको, तो जो इसमें मैं चीज़ें बता रहा हूँ सेम वही तो इसमें थी, बिल्कुल सही बात है।
ये और ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा बुरी स्टेज होती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ख़राब स्टेज नहीं है, इसमें से निकलने के आसार आसान रहते हैं। इसके कंपैरिजन में नुकसान बहुत ही कम होता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज है, एक ही बार आई है 1929 में, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। इस समय पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो काम होता है वो ये है कि किसी भी तरह से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि वो डिप्रेशन में इकोनॉमी ना जाए, इकोनॉमिक डिप्रेशन ना आए, इकोनॉमिक रिसेशन बनकर ही रह जाए। ठीक है, ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। लेकिन अगर रिसेशन से भी थोड़ी और अच्छी स्टेज देखी जाए, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड ना गिरे, प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा ना गिरे और अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी ज़्यादा ना हो, मतलब थोड़ा थोड़ा हो जाए, थोड़ी डिमांड कम हो, प्रोडक्शन लेवल भी थोड़े कम हो, ऐसी स्टेज को बोलते हैं दोस्तों स्लो डाउन। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये थी बिजनेस साइकिल। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।